हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रिजर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 14 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड हम देख लेते हैं। तो मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार अगर देखा जाए 2021 का, ये किसे दिया गया? तो डेविड डियोप को दिया गया। और किस पुस्तक के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। 2020 का मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है मार्के लुकास रेजनेवेल्ड। और किस पुस्तक के लिए? तो डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए। अगला पुस्तक अवार्ड ध्यान रखना है मैन बुकर पुरस्कार। तो ये 2021 का दिया गया डेमन गलगुट को द प्रॉमिस के लिए। और 2020 का दिया डगलस स्टुअर्ट को सगी बेन के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 की अगर बात की जाए तो हिंदी के लिए यहाँ पर 2021 का अवार्ड है। हिंदी के लिए दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को सम्राट अशोक के लिए। और अंग्रेजी का दिया गया है नमिता गोखले को थिंग्स टू लीव बिहाइंड के लिए। तो तीनों अवार्ड यहाँ से ध्यान रखने हैं, मैन बुकर इंटरनेशनल पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021। आगे देखते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 57वां जो 2022 में दिया गया। तो ये जो है किसे दिया गया? दामोदर मौजो को। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को। ठीक है, दोनों ध्यान रखनी है, 57वां दामोदर मौजो को और 56वां दिया गया है नीलमणि फूकन को। सरस्वती सम्मान 31वां दिया गया है रामदरस मिश्रा को, मैं तो यहाँ हूँ के लिए, ये इनकी रचना है। और 30वां जो 2020 का है वो दिया गया शरण कुमार लिम्बाले को सनातन के लिए। तो ये दोनों नाम ध्यान रखते हैं। व्यास सम्मान किसे दिया गया? तो 31वां जो व्यास सम्मान है 2021 का, ये दिया गया असगर वजाहत को महाबली के लिए। और 30वां व्यास सम्मान दिया गया है 2020 का शरद पगारे को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी को। तो यहाँ से आपको ये भी अवार्ड अच्छे से ध्यान रखने हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार, सरस्वती सम्मान और व्यास सम्मान। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। उससे पहले हम कल के जो क्वेश्चंस हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के DGP मुकुल गोयल को पद से हटाया गया है? तो उत्तर प्रदेश के हैं ये। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रदेश का पहला थारू जनजाति संग्रहालय बनकर तैयार हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा, बलरामपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है? तो हाल ही में जो उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे उम्र दराज शतरंज ग्रैंड मास्टर यूरी एवरबक का कितनी वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका जो है हाल ही में 100 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंडित सुखराम का निधन हो गया, ये किस पेशे से संबंधित थे? तो जो पंडित सुखराम है ये एक नेता थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा, कांग्रेस के ये नेता थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुरुष एकल मैड्रिड ओपन खिताब 2022 जीता? तो ये जीता है कार्लोस अल्कराज ने। अगला क्वेश्चन है, लॉन्च पुस्तक द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं IPS अधिकारी प्रकाश सिंह। अगला क्वेश्चन है, रजत कुमार कर का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? तो ये एक प्रसिद्ध लेखक थे। अगला क्वेश्चन है, राज्य ने बीमारी को रोकने के लिए साइली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, किस राज्य ने? ठीक, तो यहाँ से ध्यान रखना है, जो साइली मोबाइल एप्लीकेशन है ये केरल राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये थे कल के क्वेश्चंस जिसका हमने रिवीजन किया। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उत्तर प्रदेश का कार्यवाहक DGP बनाया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, देवेंद्र सिंह चौहान को। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये इमेज देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक DGP बनाए गए हैं देवेंद्र सिंह चौहान। लापरवाही के कारण मुकुल गोयल को DGP के पद से हटाया गया। और दोस्तों इनको पद से हटाए जाने के बाद प्रशांत कुमार को DGP का अतिरिक्त चार्ज दिया गया था, लेकिन फिर से उनका नाम भी हटा दिया गया। और अब जो है DGP का जो चार्ज दिया गया है वो किसे दिया गया है? तो देवेंद्र सिंह चौहान को, इन्हें जो है प्रदेश का कार्यवाहक DGP बनाया गया। कल हमने आपको बताया था कि मुकुल गोयल की जगह पर जो है जो कार्यवाहक DGP बनाए गए हैं वो प्रशांत कुमार बनाए गए हैं, लेकिन उनका भी नाम हटा दिया गया
और अब जो है देवेंद्र सिंह चौहान बने हैं उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी। ठीक, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है डीजीपी की स्थायी व्यवस्था होने तक उन्हें डीजीपी का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। उनके पास डीजी विजिलेंस का अतिरिक्त चार्ज पहले से ही है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने आदेश जारी कर दिया। तो ध्यान रखना है कि अब उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक डीजीपी कौन बन गए हैं, देवेंद्र सिंह चौहान। और दोस्तों जब तक डीजीपी के पद का चयन नहीं हो जाता है तब तक जो है ये कार्यभार संभालेंगे। ठीक, तो यहाँ से आपको इनका नाम ध्यान रखना है, देवेंद्र सिंह चौहान। दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 1 ईयर की यानी साल 2021 की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस पीडीएफ में हमने जनवरी से लेकर के दिसंबर 2021 तक के उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को विस्तार पूर्वक बताया है। और दोस्तों इसके साथ ही अगर आपको उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ये दोनों पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों पीडीएफ डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसमें हमने उत्तर प्रदेश करंट अफेयर के साथ साथ यूपी जेके के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उसको भी कवर किया है। अगला क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अब्बास नकवी ने। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने जो है 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। दोस्तों हमारे देश में एक योजना जो है, एक पहल शुरू की गई थी अमृत सरोवर को लेकर के। तो देश भर में अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और इसके तहत क्या था कि हर एक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। तो इसी पहल के तहत जो देश भर में सबसे पहला अमृत सरोवर बनकर के तैयार हुआ वो हमारे प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में रामपुर में बनकर के तैयार हुआ। तो इसी अमृत सरोवर का उद्घाटन जो है 13 मई 2022 को किया गया। और किसने किया? तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इस अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है। दोस्तों रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा और जल संरक्षण में मदद करेगा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षण का केंद्र होगा। रामपुर के गांवों को इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्तर भी सुधरेगा। सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। तो दोस्तों यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है, क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला जो अमृत सरोवर है ये बनकर के कहाँ पर तैयार हुआ? तो उत्तर प्रदेश के रामपुर में ये बनकर के तैयार हुआ। अगर आपसे गांव पूछा जाता है तो ध्यान रखना है पटवाई नामक गांव है, यहाँ पर ये बनकर के तैयार हुआ है। अगला क्वेश्चन है, एप्पल को पछाड़ कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सऊदी अरामको। एप्पल ने दुनिया में सबसे मूल्यवान कंपनी का दर्जा खो दिया है और इसकी जगह पर जो सऊदी पेट्रो कंपनी है अरामको, ये जो है पहले नंबर पर आ गई है एप्पल को पीछे छोड़ करके। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से जहां एप्पल के शेयरों के दाम नीचे उतरे हैं, वहीं तेल की कीमतों में लगातार तेजी की वजह से सऊदी कंपनी के शेयरों में तेजी आई है। अरामको जो कंपनी है इसका बाजार पूंजीकरण बढ़कर के 2.42 लाख करोड़ हो गया, वहीं जो एप्पल है इसका 2.37 लाख करोड़ के स्तर पर ये पहुंच गया है। एप्पल से नंबर 1 का ताज हथियाने वाली अरामको का मुनाफा 124% बढ़ गया। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद दुनिया भर में तेल की कीमतों में तेज वृद्धि हुई है। तो यहां से दोस्तों ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है कि जो अभी तक दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी थी वो एप्पल थी और अब जो है एप्पल ये दूसरे नंबर पर आ गई है और पहले नंबर पर कौन सी पहुंच गई? तो ध्यान रखना है सऊदी अरब की है पेट्रो कंपनी अरामको। ठीक, इसका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। सऊदी अरामको जो कंपनी है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खुदाई के दौरान हरियाणा के राखीगढ़ी में कितनी साल पुरानी ज्वेलरी फैक्ट्री की खोज की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यहां पर करेक्ट होगा 5000 साल पुरानी। हरियाणा के राखीगढ़ी में, ध्यान रखना है राखीगढ़ी में, ये सिंधु घाटी स्थल है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पिछले 32 वर्षों से खुदाई का काम कर रही है और अब हरियाणा की राखीगढ़ी में काम कर रहे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने
खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है। ये हरियाणा की राखीगढ़ी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की अब तक की सबसे बड़ी खोजों में से एक है। दोस्तों यहाँ पर जो है खुदाई के दौरान कुछ घरों की संरचना मिली, एक रसोई परिसर और एक 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने की फैक्ट्री की खोज भी की गई। तो इससे ये पता चलता है कि यह स्थल एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र रहा होगा। तांबे और सोने के आभूषण भी यहाँ पर मिले जो हजारों सालों से छिपे हुए थे। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अगर पूछा जाता है कि हाल ही में ASI जो है इसने खुदाई के दौरान कहाँ पर 5000 साल पुराने आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की है, तो ध्यान रखना है हरियाणा के राखीगढ़ी में। ठीक, यहाँ पर आप इमेज देखिए, ये जो है आभूषण बनाने की फैक्ट्री जो है खुदाई के दौरान यहाँ पर पाई गई है। इस तरह से ये इमेज आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रानिल विक्रमसिंघे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। और ये आप इमेज देख सकते हैं, ये है रानिल विक्रमसिंघे जो कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। दोस्तों श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में रानिल विक्रमसिंघे को नियुक्त किया गया। रानिल विक्रमसिंघे ने 12 मई 2022 को 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कहा कि उनकी जो पहली प्राथमिकता है वो क्या होगी, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को सही करना और श्रीलंका को आर्थिक संकट से बाहर लाना, ये इनकी जो है पहली प्राथमिकता होगी। रानिल विक्रमसिंघे को पहली बार साल 1993 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था और पहली बार जो इनका कार्यकाल है वो लगभग 1 साल से थोड़ा अधिक रहा था। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री जो है कौन बन गए हैं, रानिल विक्रमसिंघे। और दोस्तों इन्होंने 12 मई को 26वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। हाल ही में केरल राज्य के कई हिस्सों में टमाटर फ्लू के मामले दर्ज किए गए। इस वायरल बीमारी ने बड़ी संख्या में बच्चों को अपना शिकार बनाया, यानी जो टमाटर फ्लू है ये अधिक जो है बच्चों को नुकसान पहुंचा रही है। टमाटर फ्लू या टोमेटो फ्लू एक सामान्य वायरल संक्रमण है जिसमें 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बुखार आता है और आमतौर पर त्वचा में जलन और शरीर में पानी की कमी के साथ इस बीमारी की शुरुआत होती है। फ्लू से संक्रमित जो बच्चे होंगे उनके शरीर में टमाटर की तरह चौकत्ते बन जाते हैं जो आमतौर पर लाल रंग के होते हैं और इसीलिए इसे जो है टमाटर फ्लू या टमाटर बुखार कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है कि देश में टमाटर फ्लू के जो मामले हैं वो किस राज्य में दर्ज किए गए हैं, तो ये केरल में दर्ज किए गए हैं और अभी जो है ये खासा चर्चा में है। तो ध्यान रखना है टमाटर फ्लू के मामले जो है वो कहाँ पर पाए गए हैं हमारे देश में, तो ये केरल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टोलिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टोलिन ने सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए मुफ्त नाश्ता योजना की घोषणा की। यह योजना इसलिए शुरू की गई क्योंकि ये पाया गया कि आमतौर पर कई सरकारी स्कूली बच्चे स्कूल जाने से पहले अपना नाश्ता छोड़ देते हैं, यानी घर से निकलते समय जो है वो नाश्ता नहीं कर पाते हैं स्कूल जाने की वजह से। यह उनकी पारिवारिक स्थिति और समय की कमी के कारण है क्योंकि स्कूल उनके घर से बहुत दूर होते हैं, इसीलिए जो छात्र हैं उनको जल्दी निकलना पड़ता है और इसी वजह से वो जो है नाश्ता नहीं कर पाते हैं। इस योजना की शुरुआत के साथ तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य होगा जो सरकारी स्कूली बच्चों को मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ता प्रदान करेगा। तो इस वजह से ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि देश का ऐसा पहला कौन सा राज्य बन गया जो कि मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन के साथ साथ नाश्ता भी प्रदान करेगा, तो ये बन गया है तमिलनाडु। ठीक, आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु जो है भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर मध्याह्न भोजन के साथ साथ स्कूली बच्चों को नाश्ता भी दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, हंगरी की। कैटलिन नोवाक, इनका नाम अच्छे से ध्यान रखना है। कैटलिन नोवाक जो है ये हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं और इनकी उम्र कितनी है, तो 44 साल इनकी उम्र है और इस वजह से ये हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति बन गई हैं। ठीक, अगर आपसे ये पूछा जाता है कि
हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति कौन चुनी गई? तो कैटलिक नोवाक। और अगर ये पूछा जाए कि हंगरी की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन बनी, तो फिर भी आंसर होगा कैटलिक नोवाक, क्योंकि इनकी जो उम्र है वो 44 साल है। राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने जेनोस एडर की जगह ली। नोवाक 5 साल के कार्यकाल के लिए इस पद पर रहेंगी। उन्होंने वर्ष 2018 से 2022 तक नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी काम किया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हंगरी में जो है पहली बार किसी महिला को राष्ट्रपति के तौर पर चुना गया। तो उनका नाम क्या है? कैटलिक नोवाक। ये जो है हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं, और इसके साथ ही ये हंगरी की सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों अगर हंगरी की बात की जाए कि हंगरी की कैपिटल क्या है, तो ध्यान रखना है बुडापेस्ट हंगरी की कैपिटल है। हंगरी की करेंसी क्या है? तो हंगेरियन फ्रॉइंट, ये हंगरी की करेंसी है। और हंगरी की जो राष्ट्रपति बन गई हैं वो कौन बन गई हैं? कैटलिक नोवाक, ये हंगरी की राष्ट्रपति बन गई हैं। दोस्तों यहाँ से आपको 2-3 नाम अच्छे से ध्यान रखने हैं जो हाल ही में नियुक्तियाँ हुई हैं। जैसे अभी हाल ही में चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाए गए, यानी मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए। तो उनका नाम ध्यान रखना है, मुख्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त की अगर बात की जाए तो राजीव कुमार, नाम ध्यान रखना है राजीव कुमार। और इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है अभी जो है नीति आयोग के उपाध्यक्ष बनाए गए। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष, नीति आयोग के उपाध्यक्ष जो है कौन बनाए गए हैं? तो इनका नाम ध्यान रखना है सुमन बेरी। और इसके साथ ही अभी जो है इसरो के भी कुछ समय पहले चीफ बनाए गए थे। तो इसरो की ध्यान रखना है कौन है? तो ये हैं एस सोमनाथ। ये जो है इसरो के चीफ हैं, जो कि कुछ समय पहले बनाए गए थे। अगला विषय है, हाल ही में राष्ट्रपति ने रक्षा अलंकरण समारोह चरण 1 2022 में भारतीय सेना के कितने जवानों को देश के तीसरे सबसे बड़े वीरता पुरस्कार यानी शौर्य चक्र से सम्मानित किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 जवानों को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह 2022 में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। और उन्होंने जो है वीरता, साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण प्रदर्शित करने वाले सशस्त्र सेनाओं के कर्मियों को 13 शौर्य चक्र प्रदान किए। इसमें से 6 जवानों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया। दोस्तों राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने असाधारण कार्य और विशिष्ट सेवा के लिए 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, ध्यान रखना है 14 परम विशिष्ट सेवा पदक, 4 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। और इसके साथ ही 13 शौर्य चक्र भी प्रदान किए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो 6 जवानों को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है, तो वो 6 जवान कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उनमें से दोस्तों मद्रास रेजिमेंट के 18वीं बटालियन के कैप्टन हैं आशुतोष कुमार, ठीक, नाम ध्यान रखना है आशुतोष कुमार। राजपूत रेजिमेंट के हवलदार अनिल कुमार तोमर, और जाट रेजिमेंट के हवलदार पिंकू कुमार, और इंजीनियर्स कोर के हवलदार काशी रॉय बमनल्ली, और मद्रास रेजिमेंट की 17वीं बटालियन के नायब सूबेदार श्रीजीत, और मद्रास रेजिमेंट की 17वीं बटालियन के सिपाही एम जसवंत कुमार रेड्डी शामिल हैं, जिन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र जो है प्रदान किया गया है। तो ये 6 नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति ने कितने कुल मिलाकर के शौर्य चक्र दिए? 13। कितने परम विशिष्ट सेवा पदक दिए? तो ध्यान रखना है 14। और कितने उत्तम सेवा पदक दिए? तो ये 4 दिए हैं। और 24 अति विशिष्ट सेवा पदक भी प्रदान किए। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखने हैं, और वो 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, 16 मई 2022 को किस राज्य का मांगर गांव देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र का। 16 मई को महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का मांगर गांव, नाम ध्यान रखना है मांगर गांव, ये देश का पहला शहद वाला गांव बन जाएगा। खादी और ग्रामोद्योग आयोग हनी बी परियोजना के हिस्से के ग्रुप में शहद का गांव योजना लागू करेगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करेगा। और दोस्तों मांगर गांव के जो 100 परिवार है, वहां पर 80 परिवार मधुमक्खी पालन के व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य जो है उच्च गुणवत्ता वाले शहद का उत्पादन करना और मधुमक्खियों के लिए एक अस्पताल और प्रयोगशाला स्थापित करना है। शहद का जो गांव है, शहद का गांव जो योजना है, ये जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को स्थायी रोजगार देगा।
तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि देश का पहला शहद वाला गांव जो है वो कौन सा बन गया, तो महाराष्ट्र के महाबलेश्वर का है मांघर गांव। दोस्तों इसमें क्या है कि इसमें इस योजना के तहत जो शहद का गांव योजना है, इसके तहत क्या होगा, मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही जो जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग होते हैं उन्हें भी रोजगार मिलेगा स्थायी, और इसके साथ ही उच्च गुणवत्ता वाले शहद का भी उत्पादन हो सकेगा। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला शहद का गांव कौन सा बन गया है, तो ये बन गया है मांगर गांव, जो कि महाराष्ट्र के महाबलेश्वर में। दोस्तों महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो मैप में महाराष्ट्र कहाँ पर है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैप में महाराष्ट्र जो है ये भारत के किन किन राज्यों की सीमा को टच करता है, तो सबसे पहले गोवा, इसके साथ ही आप देखेंगे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, और यहाँ पर कर्नाटक। ये सारे राज्य हैं जिनकी सीमा को महाराष्ट्र टच करता है। दोस्तों महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, तो मुंबई महाराष्ट्र की कैपिटल है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है। दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखने हैं करंट अफेयर से, कि देश की पहली मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर स्थापित हुई, तो दोस्तों ये हुई है पुणे में स्थापित, महाराष्ट्र में। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज ये कहाँ पर है, तो ध्यान रखना है लातूर महाराष्ट्र में जो है क्या है, स्टैच्यू ऑफ नॉलेज, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है। देश की पहली वाटर टैक्सी कहाँ पर शुरू हुई, तो ये हुई है मुंबई में शुरू, मुंबई महाराष्ट्र, ध्यान रखना है आपको। और इसके साथ ही दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल जो है ये कहाँ पर स्थापित हुआ, तो इसका नाम पहले आपको ध्यान रखना है, इसका नाम क्या है, तो रेडियो अक्ष के नाम से, ठीक है, ध्यान रखना है, रेडियो अक्ष के नाम से इस रेडियो चैनल को शुरू किया गया है। और कहाँ पर, तो नागपुर जो है, नागपुर महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया है, जो कि भारत का पहला दृष्टिबाधित लोगों के लिए रेडियो चैनल है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना है, देश की पहली 100% डिजिटल बस सेवा का उद्घाटन कहाँ पर किया गया, तो इसका जो उद्घाटन है वो मुंबई में किया गया। पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूजर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये भी मुंबई में आयोजित किया गया है। और यहाँ से आपको 2 योजनाएं ध्यान रखनी है, खावती ऋण योजना ये भी महाराष्ट्र से संबंधित, और मांझी वसुंधरा अभियान ये भी महाराष्ट्र से संबंधित है। तो ये सारी जो क्वेश्चन है ये महाराष्ट्र से हैं, जो कि आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये थे 14 मई से संबंधित उत्तर प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो ये है कल के वीडियो को क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का महाधिवक्ता किसे नियुक्त किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर बी था, अजय कुमार मिश्रा, और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। तो ये है आज का क्वेश्चन, हाल ही में अगले मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।